लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी करते, उनकी सेहत ने उनका साथ देना छोड़ दिया। वो जो पहले ही बामुश्किल अपने बिस्तर से उठा करते थे, बिल्कुल ही चारपाई से लग कर रह गए। मुलाजमों के सर से नफीसा बेगम का साया हटा तो वो तो वैसे ही अपनी मनमानी करने लगे थे। पूरी कोठी का निज़ाम धर्म बरम हो चुका था। फैक्ट्री भी बड़ी मुश्किल से ही चल रही थी, लेकिन सादक साहब का तो ये हाल था कि काम थे हाथों से पानी का गिलास उठाते तो वो भी छूट कर नीचे जा गिरता था। उस रोज़ शाम में उनके दोस्त नज़ीर साहब मिलने आए तो उनकी हालत देखकर हैरान रह गए। तुम्हारी तबीयत इस कदर ख़राब है सादक, तो तुमने तो अपने सारे बच्चों को भी घर से क्यों निकाला है? इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन बुढ़ापे में वालिदैन को बच्चों के साथ ही रहना चाहिए। इतना बड़ा तुम्हारा घर है, नौकर चाकर हैं और तुम्हारे बच्चे सामने छोटे से मकान में गुर्बत से भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम दोनों का आपस में क्या इख्तलाफ हुआ है, लेकिन मेरी मानो तो इन्हें वापस ले आओ। ज़िंदगी के आखिरी दिन अकेले काटना बहुत मुश्किल होता है। नज़ीर साहब ने दो टोक अल्फाज में बताया तो सादक साहब चुप से हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब इन्हें क्या बताते कि उनकी बहू ने नफीसा बेगम को जान से मार डाला था। सादक साहब खामोश रहे तो नज़ीर साहब उठकर चले गए, लेकिन अब की बार उनका रुख अहमद के घर की जानिब था। अहमद घर का कार्ड कबाड़ निकाल कर बैठा था ताकि उसे फ़रोख्त करके दो पैसे कमा सके। नज़ीर साहब को आते देखकर वो बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। यकीनन वो सादक साहब की ही कोई खबर लाया था। तुम्हारे बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे तो हैरत है कि तुम लोग कैसी औलाद हो जो माँ के मरने के फ़ौरन बाद बाप को छोड़ के यहाँ आ गए। तुम लोगों को चाहिए कि इस आखिरी वक्त में उनका ख्याल रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सादक अब ज़्यादा दिन ज़िंदा रहेंगे। वो मायूसी भरे लहजे में अहमद को समझा रहे थे। अहमद ने सर झटका। अब्बा बार बार हमें अपने घर से निकाल देते हैं। ये रोज़ रोज़ की बेइज्जती मुझसे तो सही नहीं जाती। हम अपने बीवी बच्चे लेकर उनके घर जाते हैं और जब उनका दिल भर जाता है तो कहते हैं कि सामान उठाकर वापस चले जाओ। अब रोज़ ये तमाशा नहीं चलेगा। अब अगर मैं वहाँ गया तो पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करूँगा कि अब्बा मुझे चाहकर भी इस घर से नहीं निकाल सकते और फैक्ट्री में से भी आधा हिस्सा मेरे नाम करेंगे, तभी मैं वहाँ जाऊँगा, वरना चढ़ते रहें वहीं। नज़ीर साहब हक्का बक्का रह गए। अहमद के लहजे में बाप के लिए ऐसी नफ़रत थी, लेकिन नसीर साहब को अपना ये दोस्त प्यारा था। वो जानते थे कि बुढ़ापे में इन्हें एक ख्याल रखने वाले की अशद ज़रूरत है। नज़ीर साहब अगले दिन फिर सादक साहब के पास चले गए। क्या करोगे इतनी दौलत जायदाद का? ये सब सिर्फ बच्चों के नाम करने के लिए ही तो होती हैं, और वैसे भी अब तुम्हारे पास सिर्फ यही एक कोठी है, फैक्ट्री है जो पहले खसारे में जा रही है। तुमसे तो इसका निज़ाम चलाया नहीं जा रहा। बेहतर है कि ये सब कुछ बच्चों के नाम करो ताकि वो तुम्हारा ख्याल भी रखें। नज़ीर साहब सादक साहब को समझा रहे थे। वो जो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुके थे एकदम फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन आज उन्होंने हार मान ली थी। उसी शाम को वकील को बुलवाकर उन्होंने कोठी और फैक्ट्री अपने तीनों बेटों के नाम कर दी। अहमद, ज़ुबैर और शबीर हैरत से बाप को इन कागजात पर दस्तखत करता देख रहे थे। अब निकले ना सारे बिल। अब मैं देखता हूँ कि कौन मुझे इस कोठी से निकालता है। अहमद दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ सोच रहा था। सादक साहब कपकपाते हाथों से दस्तखत कर चुके थे। उनके तीनों बच्चे अब बेहद मुतमिन थे। कोठी अब तो कानूनी तौर पर इन तीनों के नाम हो चुकी थी और फैक्ट्री के कागजात भी उनके नाम पर लग चुके थे। मैंने तमाम जायदाद तुम लोगों के नाम कर दी है। अब मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए, लेकिन बदले में सिर्फ मेरा ख्याल करना। मुझसे तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। मैं अब किसी जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सादक साहब टूटे हुए लहजे में कह रहे थे। अहमद ने यकदम आगे बढ़कर बाप के हाथ थाम लिए। आप फिक्र मत करें अब्बा जान, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। छोटे दोनों भी उसके हाँ में हाँ मिला रहे थे, जबकि शाजिया तो कमरे में आई ही नहीं थी। वो सादक साहब का सामना नहीं कर सकती थी। सादक साहब खामोश से हो गए। वकील साहब उठे
तो थोड़ी देर के बाद अहमद, ज़ुबैर और शबीर भी आहिस्ता आहिस्ता करके कमरों से निकलते चले गए। सादक साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। ज़ुबैर डॉक्टर को घर ले आया था। उन्होंने आकर सादक साहब का मुआयना किया। उन्हें परहेज़ी खाना खिलाइए। दिल की बीमारी की वजह से ज़्यादा तेल और मिर्च मसाले वाली चीज़ें उनके लिए ठीक नहीं हैं। दवाइयों का नुस्खा दे लिखते हुए डॉक्टर ने कुछ एहतियात बताई, जिसे ज़ुबैर ने भी एहतियात से सुन लिया। कोठी में ज़िंदगी रवां दवां हो गई। तीनों लड़के बाप के कारोबार को संभाल रहे थे। घर में रौनक और चहल पहल हुई। तो सादक साहब का भी दिल बहलने लगा। अगरचा कोई इनका ख़ास ख्याल तो ना रखता था, लेकिन किसी ने उनके साथ बुरा सलूक भी रवा ना रखा था। उनके दोस्त नज़ीर साहब रोज़ाना शाम में उनसे मिलने के लिए आ जाया करते थे। जब वो आते तो सादक साहब का दिल काफ़ी हद तक बहल जाता था। तुम तो बिला वजह परेशान हो रहे थे सादक, देखो तुम्हारी सारी औलाद कितना तुम्हारा ख्याल रख रही है। वह लॉन में कुर्सियां डालकर शतरंज खेलते। नज़ीर साहब ने उन्हें कहा था। आज सादक साहब की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिए। अच्छा, ऐसा करो चाय तो पिलाओ, नज़ीर साहब ने कहा। तो सादक साहब ने दूर से गुजरती छोटी बहू को आवाज़ लगाकर कहा, बेटा 2 कप चाय बनाकर तो भेजो। बहू ये सुनते ही मुंह बनाकर पलटी। अब्बा जान, पहले घर में इतने काम हैं और आप अपने इस फालतू दोस्त को रोज़ाना बुलाकर बैठ जाते हैं। जब देखो ये बुढ़ा मुंह उठाकर यहाँ आके बैठा हुआ होता है। इसका अपना कोई घर बार नहीं है क्या? अगर उसे चाय पीनी है तो इससे अपने कहिए कि अपने घर जाके पिए। मैं तो इस वक्त फारग नहीं, नखुवत से कहती हुई सादक साहब की बहू अंदर कमरे की जाना बढ़ गई थी, जबकि सादक साहब तो हक्का पक्का रह गए थे। जब कुछ देर के बाद उन्हें एहसास हुआ तो शर्मिंदगी की एक तेज़ लहर उनके वजूद में जागी। उन्होंने पलटकर अपने दोस्त को देखा, जिसका रंग जर पड़ रहा था। माफ़ करना नज़ीर, मैं किसी और से कहकर चाय बनवा देता हूँ, सादक साहब ने धीमे से कहा। लेकिन नज़ीर साहब फ़ौरन उठ खड़े हुए थे। अरे नहीं नहीं, फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर जाकर चाय पी लूँगा। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। वो बुरी तरह से शर्मिंदा हो रहे थे और आज उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि सादक साहब जो कुछ कहते थे वो झूठ नहीं था। वो सादक साहब से जाने की इजाज़त ले रहे थे। जब दरवाजे से अंदर अहमद की गाड़ी दाखिल हुई, नज़ीर साहब उसे सलाम दुआ करने के लिए रुक गए, क्योंकि जब से नज़ीर साहब ने ये कोठी और जायदाद उसके नाम करवाई थी, उनका बड़ा एहसानमंद हुआ था। नज़ीर साहब गाड़ी के एन सामने खड़े थे कि अहमद नीचे उतर आया। उनसे सलाम ले ले। अहमद अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। उसने नज़ीर साहब को देखा, जो उसकी जानब सलाम के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। मुझे ज़रा देर हो रही है नज़ीर साहब, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, कभी फ़ारग हुआ तो आपसे मिलूँगा। वैसे भी आप तो फ़ारग ही होते हैं। नज़ीर साहब के बड़े हुए हाथ को 2 उंगलियों से छूते हुए अहमद ने जल्दी से कहा और अंदर बढ़ गया। जबकि नज़ीर साहब का तो ये हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उनके पीछे खड़े सादक साहब शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ कर रह गए थे। उनका एक ही दोस्त था और उन्हें पता था कि अगर आज वो घर से गया तो कभी वापस नहीं आएगा, और ऐसा ही था। नज़ीर साहब ने पलटकर सादक साहब को ना देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर वो खामोशी से घर से निकलते चले गए। सादक साहब का दिल जख्मी सा हो गया। वो खामोशी से उठे और अंदर अपने कमरे में जाकर लेट गए। अगले दिन इतवार था। अहमद ने सुबह सुबह ही शोर मचाया हुआ था। आज शाम को मेरे कुछ पुराने दोस्तों ने खाने पर आना है। घर में शानदार दावत होनी चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूँ क्या मैं कितना दौलतमंद हो गया हूँ, इसलिए किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो बार बार शोर मचाया जा रहा था। सादक साहब खामोशी से सबकी आवाज़ें सुन रहे थे। घर में एक हंगामा मचा हुआ था। लेटे लेटे सादक साहब की आंख लग गई। जब उनकी आंख खुली तो बाहर लॉन्च में वैसे खुश कपों की आवाज़ें आ रही थी। अहमद के मेहमान आ चुके थे। सादक साहब उठे। उन्हें हल्की हल्की भूख सी लग रही थी। वह उन्हें कुछ खाने के लिए बनाया ही होगा। पैरों में जूते पहनते हुए वो सोचने लगे, लेकिन उनसे उठा ही ना गया। तो वो वहीं लेटे लेटे 2-3 दफ़ा मुलाजिम की आवाज़ें लगाने लगे, लेकिन मुलाजमिन भी शायद सभी बाहर मसरूफ़ थे। अरे क्या बताऊँ यार, मैंने बड़ी मेहनत से ये कारोबार और कोठी बनाई है। इस मामूली सी नौकरी से पैसे बचा बचा कर मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई
जो माशाल्लाह आज चल निकली है। उसी की आमदनी से ये कोठी भी बनाई है। अल्लाह ने बड़ा करम किया है। अहमद अपने दोस्तों के दरमियान बैठा हुआ कह रहा था। सभी वाह वाह कह रहे थे। सादक साहब को सुनकर अफसोस सा हुआ। उनकी मेहनत को अहमद अपने नाम कर रहा था, मगर फिलहाल तो उन्हें सिर्फ भूख लग रही थी। थोड़ी देर के बाद बाहर खाना खाया जाने लगा। अहमद डिशें उठा उठाकर मेहमानों के सामने रख रहा था। सादक साहब जैसे तैसे करके उठे और लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकल आए। मेज़ पर अनवाع इकसाम की डिशेस रखी हुई थी। शानदार दावत का एहतमाम किया गया था। सादक साहब हल्के हल्के चलते हुए आए तो उन्हें देखकर सभी चौंके। अरे अब्बा जान, आप बाहर क्यों आ गए? आपने कपड़े भी तब्दील नहीं किए हुए और शायद आप नहाए भी नहीं हैं। उन्हें देखते ही अहमद ने नागवार सा मुंह बना लिया था। सादक साहब ने बेख्तियार अपने कपड़ों का जायज़ा लिया। शिकनों से भरा हुआ लिबास सुबह उन पर दवाई पे ही गिर गई थी। अब वो क्या बताते कि ना तो मुलाजम उनके कपड़े इस्त्री करके अलमारी में रखता है और ना ही कोई बहू। और फिलहाल उनके अपने अंदर तो इतनी ताकत ही ना थी कि अपने कपड़े धोकर इस्त्री करते। वो बेटा, मुझे भूख लग रही थी, मैं बस खाना खा लेने के लिए आया था, सादक साहब ने धीरे से कहा। अहमद के चेहरे पर मजीद नागवारी बिखर गई थी। उसके सारे दोस्त अहमद को देख रहे थे। वो सब भी इसी कमाश के थे। अहमद ने शाहजहाँ को इशारा किया तो वो टेढ़ा सा मुंह बनाकर जल्दी से प्लेट में इनके लिए खाना निकालने लगी। सादक साहब ने खाना देखा। तेल में डूबी हुई चंद बोटियां और खूब मिर्च मसाले वाला सालन। उनका दिल घबराने लगा। क्या मेरे लिए परहेजी खाना नहीं बनाया था? उन्होंने धीरे से कहा। शाहजहाँ अपनी जगह से उठी और उनके पास आकर खड़ी हो गई। क्या कर रहे हैं अब्बा? घर में मेहमान आए हुए हैं और आप उनके सामने खड़े होकर अपना परहेजी खाना मांग रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आज पूरा दिन किचन में खाना बनाते गुजर गया था। ऐसे में खिचड़ी बनाने का वक़्त कहाँ से मिलता है? वो धीरे से उनके कान में गिराते हुए शाजिया ने उनका बाजू दबोचा और उन्हें घसीटते हुए अंदर ले जाने लगी। खामोशी से अपने कमरे में बैठें और खाना खाएं। कुछ चाहिए हो तो आवाज़ दे लीजिएगा और ऐसे गंदे हुलिये में बाहर मत आइएगा। वो सब बड़े अमीर लोग हैं। शाहजहाँ ने एक दफ़ा फिर उन्हें तंज़िया अंदाज में कहा और खाने की प्लेट उनके सामने पटक कर खुद बाहर निकल गई। सादक साहब की आंखों में आंसू आने लगे। उन्होंने सामने पड़ा खाना देखा। तंदूर से आया हुआ मोटा सा नान और तेल से लबरेज खाना। उनका जी घबराने लगा, मगर खैर उन्होंने जैसे तैसे करके 2-3 नवाले खाए, मगर मज़ीद उनसे खाया ही ना गया। खाना उठाकर उन्होंने यूं ही साइड टेबल पर रख दिया और ख़ुद चादर ओढ़ कर लेट गए। बाहर से ऊंचे ऊंचे कोहों की आवाज़ें आ रही थी। अहमद उनको अपनी कामयाबियों की दास्तानें सुना रहा था। ज़ुबैर और शबीर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। सिर्फ घर के इसी तरह कमरे में खामोशी और उदासी थी जिसमें सादक साहब लेटे हुए थे। उन्हें नफीसा बेगम पूरी तरह से याद आई। इन पर कमजोरी सी तारी होने लगी। उन्होंने हल्के से आवाज़ लगाई, अहमद, ज़ुबैर, शबीर, थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाओ। लेकिन बाहर कोई मुतवज्जा होता तो उनकी आवाज़ सुनता। वो लोग तो अपनी दुनिया में मगन थे। सादक साहब की आंखें बंद होने लगी। न जाने किस वक़्त उनकी आंख लग गई। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्हें कमरे में धुंधला धुंधला सा मंजर नज़र आ रहा था। उन्होंने हिलने की कोशिश की और उन पर इंकशाफ हुआ कि उनका जिस्म तो हिलने जुलने के काबिल ही नहीं रहा। उन्होंने आवाज़ निकालने की कोशिश की, मगर उनकी हलक से कोई आवाज़ ना निकली। उन्होंने बारी बारी तीनों बेटों को आवाज़ दी, लेकिन हलक से सिवाय चंद खराटों के और कुछ ना बरामद हुआ। सादक साहब का दिल धक से रह गया। शायद वो फालिश का शिकार हो चुके थे। न जाने कितना वक़्त गुजर चुका था। बाहर घर वाले लेट सोने की वजह से अभी तक सोए हुए थे। सादक साहब शदीद बेबसी का शिकार होने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। न जाने कितना वक़्त उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। जब सब घर वाले जागे और उठकर नाश्ता वगैरह करने लगे तो किसी को सादक साहब का ख्याल आ गया। वो छोटा ज़ुबैर ही था। अरे अब्बा जान को भी नाश्ता दे दो यार। अभी थोड़ी देर बाद वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगेंगे। ऐसा लगता है जैसे हम न जाने कितना जुल्म तोड़ रहे हैं उनके ऊपर। वो मोबाइल हाथ में पकड़े शोर मचा रहा था।
सामने आज बाजार से आई हुई हलवा पूड़ी रखी हुई थी। मुलाजिम ने सादक साहब के लिए प्लेट में खाना निकाला और उनके कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही वो अचानक ज़ोर से पुकारा, अहमद साहब, ज़ुबैर साहब, शबीर साहब, जल्दी से इधर आइए, देखें सादक साहब को क्या हो गया। मुलाजिम की बात पर सभी पूरी तरह से चौंके थे। किचन में काम करती हुई बहुएं और लॉन्च में आराम से नाश्ता करते तीनों बेटे चूम गए। सभी लपक कर कमरे तक आए थे। सादक साहब का जिस्म फालज के मारे अकड़ा हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से मुंह से चंद आवाज़ें निकालते हुए दरवाजे की जानब देख रहे थे। रात न जाने किस वक़्त उनका लिबास भी ख़राब हो गया था। कमरे से उठने वाली पेशाब की बदबू सभी का दिल घबरा रही थी। अहमद ने नाक पर हाथ रखा। अरे यार, अब्बा जान तो बिल्कुल इस चारपाई के होकर रह गए हैं। अब तो उनका छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखना पड़ेगा। बार बार उनके कपड़े तब्दील करवाने पड़ेंगे। शायद अब तो ये वॉशरूम जाने के लायक भी नहीं रहे। वो सोचते हुए बड़बड़ा रहा था। शायद अचानक ही शाजिया भड़क उठी, मेरे पास तो किचन के पहले ही बहुत काम है। मैं उनके कपड़े वगैरह तब्दील करवाने का काम नहीं कर सकती। ये काम तो मुलाजमीन ही करेंगे। आप ऐसा करें कि किसी एक मुलाजम के ज़िम्मे की ड्यूटी लगा दें कि अब्बा जान के कपड़े बदले करवा दिया करे। दरवाजे में खड़े खड़े ही सब तय कर रहे थे। अंदर चारपाई पर बेबसी से पड़े सादक साहब का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दें। बच्चों में से किसी ने भी आगे बढ़कर इतना नहीं सोचा था कि उन्हें किसी डॉक्टर को ही दिखा दें या अस्पताल ले जाएं। बस खुद ही तय कर लिया था क्या वो चारपाई पर ही पड़े रहेंगे। इशारे से इन्हें करीब बुलाने की कोशिश की, लेकिन पेशाब की बू से सभी का दिल घबरा रहा था। कोई भी दरवाजे से गुजरकर अंदर ना आया। मुझे तो ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अहमद जल्दी से कहते हुए पलट गया। दोनों छोटे भाई भी फटाफट कमरे से बाहर निकल गए। बहुएं पहले ही जा चुकी थी। सिर्फ मुलाजमीन ही थे जो नागवारी से सादक साहब की चारपाई के नीचे खड़ी हुई गंदगी देख रहे थे। इसके बाद तो सादक साहब मुकम्मल तौर पर बेबस मुलाजमीन के रहमो करम पर आ गए थे। मुलाजमीन का दिल चाहता तो वो अंदर दाखिल होकर उनके कपड़े वगैरह तब्दील करवाते, उन्हें नहला धुलाकर दोबारा से उनके बिस्तर पर डाल देते। लेकिन अगर सर पर कोई ना पूछने वाला हो तो मुलाजमीन भी अक्सर काम में कोताही कर ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सादक साहब के मुलाजमीन ने भी किया। उन्हें सिर्फ उसी शख्स में दिलचस्पी थी जो महीने के पैसे दिया करता था, और वो अहमद था। सादक साहब बेचारे सारा दिन चारपाई पर ही अपनी गंदगी में लुथड़े उम्मीद भरी नज़रों से दरवाजे की सिमत देखते रहते कि शायद कोई अंदर दाखिल हो या इनके कपड़े तब्दील करवा दे या इन्हें कुछ खाने के लिए दे दे। रफ्ता रफ्ता उनकी जिस्मानी साख्त बिगड़ती चली जा रही थी। अब वो ग़िज़ा के ठोस टुकड़े भी नहीं निकल सकते थे। उन्हें माया शक्ल में ग़िज़ा देने की ज़रूरत पड़ती थी। बहुएं खुद राजपाट से कोठी में रहने की आदी हो चुकी थी। उन्होंने तो कभी पलट कर सादक साहब के कमरे का जायज़ा भी ना लिया था। हाँ, लेकिन ख़ानदान में से अगर कोई आ भी जाता तो सादक साहब का हाल अहवाल पूछता तो बहू बेटे पूरी तरह से घबरा जाते। उनके सामने भी वो सादक साहब के कमरे में नहीं जा सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही उस दिन भी हुआ जब अहमद एक दूर बार के ताया सादक साहब का पता करने के लिए आए। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर से बदबू के बुझ के उठे तो वो बेख्तियार ही उन्होंने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। ये क्या हाल बना रखा है सादक का, क्या मुलाजिम ख्याल नहीं करते? तुम लोग अंदर जाकर देख तो लिया करो। ताया ने उन्हें झटका, मगर सब ने खामोशी से सर हिला दिया था। ताया अंदर आए, लेकिन अंदर गंदगी और बदबू इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त थी कि वो चंद मिनट तक ही खड़े रहे और सादक साहब का हाल अहवाल पूछते रहे। सादक साहब ने उंगली के इशारे से बस इन्हें थोड़ा बहुत बताया। जब ताया बाहर निकलने लगे तो सादक साहब ने इशारे से इन्हें अहमद, ज़ुबैर और शबीर को अंदर भेजने के लिए कहा। ताया समझ गए कि वो अपने बच्चों के लिए उदास हो रहे हैं। जब वो बाहर निकले तो कमरे के दरवाजे से कुछ फासले पर सादक साहब के तीनों बेटे खड़े थे। तुम्हारे बाप की हालत देखकर तो यूँ लगता है कि वो चंद दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। बेहतर यही है कि उनके करीब जाकर बैठो और उनसे बातचीत करो। शायद वो तुम्हारे सर पर प्यार देना चाहता है। ताया की अपनी आवाज़ भीग रही थी। अहमद, ज़ुबैर और शबीर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनमें इतनी हिम्मत ना थी कि गंदगी से भरे
उस कमरे में जा पाते। अहमद ने एक नज़र अपनी शानदार ब्रांडेड जोड़े को देखा जिस पर अभी तक वो परफ्यूम लगा कर आया था। फिर उसने इधर उधर देखा और अपनी गट काट के एक मुलाजिम को आवाज़ दी। मुलाजिम दौड़ता हुआ आ गया। मैं दरवाजे पर खड़ा हूँगा, तुम अंदर जाना और मेरी तरह की आवाज़ बनाकर अब्बा जी के सामने झुक जाना। वो अहमद समझकर तुम्हारे सर पर प्यार दे देंगे, उनके दिल को भी तसल्ली हो जाएगी और मुझे भी अंदर नहीं जाना पड़ेगा। अहमद ने कहा तो मुलाजिम ने हैरान होकर उसकी शक्ल देखी लेकिन फिर सर हिला दिया। अहमद ने दरवाजे में खड़े होकर अब्बा को आवाज़ दी। वो जो बीमारी से लड़ते लड़ते तकरीबन अपनी तमाम बीमारी खो चुके थे एकदम चूक गए। उन्हें धुंधला धुंधला सा दिखाई दिया। अहमद तो आवाज़ तो अहमद की थी और कोई अंदर दाखिल हो रहा था। सादक साहब के टूटे हुए दिल में खुशी की एक लहर भरी। शायद उनके बच्चों को उनका ख्याल आ ही गया था। मुलाजिम उनके सामने झुक रहा था। सादक साहब को यूं ही लगा जैसे वो अहमद है। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसके सर पर हाथ फेरा। सिर्फ एक ही हाथ तो हरकत के काबिल था। मुलाजिम उनसे प्यार लेकर बाहर चला गया। रफ्ता रफ्ता दोनों तो मुलाजमीन को ज़ुबैर और शबीर की सूरत में अहमद ने भी अंदर भेज दिया। तो वो बड़ा खुश था। क्या कर उनकी चाल कार कर रही थी। अब्बा जान को पता ना चला था कि ये मुलाजमीन है, अहमद ज़ुबैर और शबीर नहीं। सादक साहब का प्यार देता हुआ हाथ थक कर नीचे लड़क गया तो तीनों बच्चे भी मुतमिन होकर बाहर निकल आए। ताई अफसोस भरी निगाहों से ये सब कुछ देख रहे थे। वह ये उनके अपने घर का मामला था। खुदा हाफिज कहकर वो अपने घर को चले गए। सादक साहब बिस्तर पर ही लेटे अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और उस रात खामोशी से उन्होंने जान खुदा के सुपुर्द कर दी। सुबह हस्ब ममूल घर वाले जागे मुलाजमिन सादक साहब के कमरे की तरफ गए तो उन्हें एहसास हुआ कि सादक साहब अब जिंदा नहीं रहे। उन्होंने खामोशी से आकर साहब को इत्तला दे दी। वो के अंदर मुसरत की एक लहर फूटी लेकिन अहमद ज़ुबैर और शबीर ये लम्हे के लिए चुप से हो गए। कोई बात नहीं, अब्बा ने वैसे भी जाना ही तो था। इतने अरसे से तो बीमारी काट रहे थे। वो वैसे भी अम्मा जान के बगैर अब उनका दिल कहाँ लगता था। अहमद ने उठकर छोटे दोनों भाइयों को तसल्ली दी और मस्जिद में ऐलान करवा दिया कि सादक साहब का इंतकाल हो गया है। मुलाजमीन उनके कपड़े वगैरह बदल दिए थे ताकि गुस्से से पहले हर कोई इन्हें देखे तो इतराज़ ना करे। ये बहू की ही हिदायत थी। अंदर ही अंदर अहमद, शबीर और ज़ुबैर तीनों खुश थे कि अब उनकी ज़िंदगी का पूरा कांटा निकल गया है। कारोबार और जायदाद तो पहले उनके नाम लग चुकी थी लेकिन अब इन्हें जो ज़रा से शर्मिंदगी का एहसास रहता था वो भी नहीं रहेगा। बेटे को इतला दे दी गई लेकिन ऐन वक़्त पर उसे फ़्लाइट ना मिली। सादक साहब के जनाजे की हालत ऐसी ना थी कि उन्हें ज़्यादा देर तक रखा जाता। लिहाजा अहमद के हुक्म पर ही जनाजे को असर के वज़ानों के वक़्त दफना दिया गया। सादक साहब जो सारी ज़िंदगी सऊदीया में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाते रहे थे, खामोशी से कब्रिस्तान में जा बसे। नफीसा बेगम की कब्र के साथ ही उनकी भी कब्र बना दी गई थी। उन्हें दफन करके अहमद, ज़ुबैर और शबीर घर वापस आए। घर मेहमानों से भरा हुआ था। अहमद को नागवारी से महसूस हुई। बिला वजह इतने सारे मेहमान की खातिरदारी पर अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। सेन में खड़ा हुआ और बोला, मुझे तो ये जनाजे वाले घर में मेहमानों का रुकना सख्त नापसंद है। लोग पहले गम के मारे होते हैं और हम जाहिल लोग वहाँ इकट्ठे होकर खाने के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि जैसे जनाजे को दफन किया जाए मेहमानों को चाहिए कि वो अपने अपने घर चले जाएं। अहमद की बात सुनते ही तमाम मर्द और औरतें एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। सेन मेहमानों से खाली हुआ तो अहमद ने सुकून का सांस लिया। मैं सोच रही थी कि अब्बा वाले कमरे को साफ़ करवा के बच्चों का कमरा बना दूं। इतना बड़ा और खुला सा कमरा है और साथ में अटैच बाथ भी है। आप क्या कहते हैं? कुछ रोज़ गुजरे तो शाजी अहमद के पास आकर बोली। उसने क्या कहना था, खामोशी से हाँ में सर हिला दिया। शाजी ने अगले ही दिन मुलाजिम से कहकर पूरे कमरे का नक्शा ही तब्दील करवा दिया। वो बच्चों का कमरा बन चुका था मगर अहमद, ज़ुबैर और शबीर तीनों नहीं जानते थे कि कुदरत की बेवाज लाठी अब उनके ऊपर बरसने वाली है। बच्चों को स्कूल भेजकर अहमद और शाजिया खुशगवार अंदाज में बैठे बातें कर रहे थे। जब उन्हें स्कूल से कार मसूल हुई कि आगे बेटे की तबीयत
इंतहाई ख़राब हो गई है। हम इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं, आप दोनों जल्दी पहुँचें। अहमद फ़ोन कॉल सुनते ही तेज़ी से उठकर भागा। अस्पताल पहुँचते ही अहमद के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। हमाद को तो इमरजेंसी में एडमिट किया गया था। शाम तक वो दोनों परेशान सूरत लिए अस्पताल में फिरते रहे। डॉक्टर कुछ बताने को तैयार ही ना थे। जब उन्होंने बताया कि अहमद के कदमों तले से तो ज़मीन ही निकल गई, वो बात जो दोनों ने एक अरसा कबल झूठ बोलकर अपने वालिद को सताया था, अब वो हकीकत बनकर उनके सामने आ गई थी। उनकी अम्मात को कैंसर की तशखीस हुई थी। अहमद शाहज़ा का दिल चाहा कि वो दाड़े मार मार कर रोने लगे। इलाज लंबा और तकलीफ दे था, मगर अहमद हर सूरत में अपने बेटे को बचाना चाहता था। घर में जितनी रकम आती अहमद सारी की सारी अपने बेटे के इलाज पर लगा देता, मगर उसका बेटा था कि ठीक होने के बजाय दिन ब दिन उसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ती चली जा रही थी। उसके सर के सारे बाल चढ़ चुके थे, यहाँ तक के पलकें और बाजुएं भी चढ़ने लगी थी। वो ड्यूंग का ढांचा बन गया था। शाहज़ा उसकी हालत देखती तो ज़ारो कतार रोने लगती। चंद महीने तक तो यही सिलसिला चला, मगर फिर ज़ुबैर और शबीर तंग होने लगे। भाईजान, आप घर के अखराजात को तो नज़रअंदाज ना करें। आपने कारोबार आधे से ज़्यादा फ़रोख्त करके सारा पैसा माद के इलाज पर लगा दिया है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो सेहतमंद हैं, उन्हें बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। स्कूल में बच्चों की फ़ीसें जमा कराते वक्त ज़ुबैर ने जब अकाउंट का जायज़ा लिया तो इसमें कुछ ना था। उसी बात पर वह अहमद से लड़ पड़ा, मगर अहमद तो सर पकड़े बैठा था। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बेटा तंदुरुस्त चाहिए। मैं उसे बिरोने मुल्क इलाज के लिए ले जाना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं ये कोठी फ़रोख्त करने की बात कर चुका हूँ। तुम लोग सामने वाले मकान में शिफ्ट हो जाओ। अहमद ने कहा। तो ज़ुबैर और शबीर ही पर कोई आसमान सा गिरा। हरगिज़ नहीं, ये कोठी कोई फ़रोख्त नहीं करेगा। आपका बेटा मरता है तो मरे, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। तीनों भाई आपस में दस्तों गिरेबान हो गए थे, पर कोठी अहमद के नाम पर थी। उसने सबकी लड़ाई झगड़े के बावजूद कोठी को फ़रोख्त कर दिया और रकम लेकर बिरोने मुल्क चला गया, वहाँ जहाँ उसे अपने बच्चे का इलाज करवाना था। ना चाहते हुए भी सब उसी छोटे से मकान में दोबारा शिफ्ट हो गए। कारोबार की हालत गिरती चली जा रही थी। ज़ुबैर और शबीर को इतना तजुर्बा ना था। अहमद की गैर मौजूदगी में जो थोड़ा बहुत कारोबार बचा था उसे भी डुबो दिया। उन्हें बस यही इंतज़ार था कि जल्द अहमद वापस आए तो फैक्ट्री की बिगड़ती हुई हालत को संवारे, मगर अहमद तो अपने साथ वो जैसी खबर लेकर आ रहा था। बिरोने मुल्क इलाज के बावजूद उसका बेटा सेहतयाब होने के बजाय चल बसा। इस पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। पागलों जैसी हालत में जब घर वापस आया तो फैक्ट्री भी मुकम्मल तौर पर खसारे में जा चुकी थी। उसे बेचने के सिवा उनके पास कोई चारा ना था। हालात सचमुच में ऐसे हो गए कि वो लोग एक ही नवाले को तरसने लगे। अहमद और शाजिया अपना बच्चा खोकर पहले ही नीम मुर्दा बन चुके थे। घर में तरह तरह की बीमारियां जन्म लेने लगी। बड़े क्या बच्चे भी इलाज के लिए तरसने लगे, मगर घर में पैसा होता तो इलाज होता। हालात ने इतनी तेज़ी से पलटा खाया था कि अहमद, ज़ुबैर और शबीर तीनों हैरान थे, मगर आसपास के अफराद जानते थे कि कुदरत का वो इंतकाम है जो खामोशी से उनसे लिया जा रहा है। सादक साहब और नफीसा बेगम की मौत पर खुशी मनाने वाले औलाद का ऐसा ही इंजाम होना चाहिए। ढलती उम्र में मजदूरी पर मजबूर होते अहमद, ज़ुबैर और शबीर सोचा करते, काश वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते तो शायद इन्हें इतने बुरे दिन ना देखने पड़ते।